क्लास 11th यूनिट फर्स्ट एनसीईआरटी केमिस्ट्री में ये लास्ट चैप्टर है। इसमें हमें कुछ डेफिनीशंस पढ़ना है। जैसे हमें पहले डेफिनीशंस पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान की, जिसे एटॉमिक मास कहते हैं। जो परमाणु द्रव्यमान है वो कार्बन, जिसकी मतलब कार्बन के कई समस्थानिक होते हैं। कार्बन की एक समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान 12, एक का 13 और एक का 14 होता है। परंतु कार्बन 12 जिसका परमाणु द्रव्यमान था उसको मानक मानकर परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया और इसे 1961 में स्वीकृत किया गया। और हम देखते हैं कि कार्बन 12 को, जो कार्बन का एक समस्थानिक है, उसे परमाणु द्रव्यमान का मानक माना गया और उसी के सापेक्ष अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की गणना की गई। मतलब कि कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता समस्थानिक वो है जिसके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। तो जो कार्बन होता है उसके 3 समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, जिसमें से कार्बन 12 वाले को मानक मानकर उसके सापेक्ष किसी दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान की गणना की गई थी। अतः किसी तत्व का, यहाँ से डिफिनीशन पढ़ेंगे कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग के रूप में निरूपित किया जाता है। अर्थात जो कार्बन 12 है उसके 1/12वें भाग में किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान होता है। उसको इस तरह हम लिख सकते हैं कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाती है। कोई एक तत्व है, उसका एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है। मतलब कोई एक तत्व ले लिए, उसका परमाणु द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग द्रव्यमान से जितना गुना भारी है वह उस तत्व का कहलाता है परमाणु द्रव्यमान। परिभाषा लिखेंगे कि किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12 भाग द्रव्यमान से जितना गुना भारी होता है उसे उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, जिसका हमें निकालना है, अपन कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग का द्रव्यमान। ये हो गई तत्व के परमाणु द्रव्यमान की डिफिनीशन। अब हम देखते हैं औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज इसे बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। कुछ तत्वों में एक से अधिक समस्थानिक, जैसे अभी हम कार्बन का बता चुके हैं, एक से अधिक समस्थानिक होने पर इनका परमाणु द्रव्यमान औसत द्रव्यमान के रूप में निकाला जाता है। जैसे हमारे पास कार्बन दिया है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ये अपेक्षिक बाहुल्य के आधार पर, मतलब कार्बन 12 सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद कार्बन 13 इतना पाया जाता है और फिर कार्बन 14। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान 12, इसका 13.00 कुछ और इसका होता है 14। ये सारणी हमें दी रहेगी, इसे फार्मूले में फिट करेंगे तो हमें औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होगा। तो औसत परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है, कोई भी एक तत्व दिया है जैसे कार्बन का हमको औसत द्रव्यमान निकालना, तो कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, तो प्रत्येक समस्थानिक के लिए हम एक फॉर्मूला लिखेंगे कि आपेक्षिक बाहुल्य प्रतिशत, जितना बाहुल्य होता है गुणे परमाणु द्रव्यमान, प्लस फिर से दूसरे के लिए अपेक्षिक बाहुल्य प्रतिशत गुणे परमाणु द्रव्यमान, प्लस 3 समस्थानिक होते हैं, अपेक्षिक बाहुल्य गुणे परमाणु द्रव्यमान। इसको हल करेंगे तो हमारा निकलेगा औसत परमाणु द्रव्यमान। मतलब जिसके जितने समस्थानिक हैं उनकी अपेक्षिक बाहुल्यता में परमाणु द्रव्यमान का गुणा करके सभी को जोड़ देंगे तो हमारा निकलेगा औसत परमाणु द्रव्यमान। अब हम देखते हैं आणविक द्रव्यमान की परिभाषा, मॉलिक्यूलर मास इसे कहते हैं। तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान
उस अणु में उपस्थित विभिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ये इजी डेफिनेशन है। कोई एक अणु दिया है, जैसे हमारे पास दिया है CH4, ये एक अणु है, तो इसमें एक तत्व है कार्बन और एक तत्व है हाइड्रोजन। तो कार्बन का एक परमाणु है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 12.01 U, ये परमाणु द्रव्यमान की इकाई, प्लस हाइड्रोजन जो तत्व है उसमें 4 परमाणु है, तो 4 गुणे 1 हाइड्रोजन का 1.008, इसे हल करेंगे तो आएगा 16.043 U। मतलब कि ये है कि प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। कोई अणु है, उसमें 2 तत्व हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और परमाणुओं की संख्या का गुणा, ये इस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ये इस हाइड्रोजन का, और जितने परमाणु उसकी संख्या का गुणा कर दें तो हमारा निकल आएगा आणविक द्रव्यमान। इसी तरह हम H2O की भी, तो 2 गुणे हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान प्लस 1 गुणे ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का 1.008 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये आ गया 18.02। हम लगभग में 18 लिखते हैं, ओरिजिनल 18.02 होता है। मतलब कि कोई भी एक अणु है, उसमें जितने तत्व हैं उन तत्वों में उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़कर हम उस अणु का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। अब है सूत्र द्रव्यमान, फॉर्मूला मास। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें संगठन इकाइयाँ जो होती हैं वो विविक्त अणु नहीं होते। मतलब कि सोडियम ऐसा नहीं होगा कि ये सोडियम हो जाए और ये क्लोरीन, ये आयन के रूप में पाया जाएगा। मतलब Na+ और Cl-। मतलब जब इस रूप में दिया हो आयन के रूप में, ये एक आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें Na भी आयन के रूप में होगा, Cl भी आयन के रूप में होगा। ये आयन धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। Na धातु है और Cl भी धातु है। जैसे हमारे पास हो गया सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का हम ना तो परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे ना तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, इसका हम सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। तो इसके लिए सोडियम परमाणु का द्रव्यमान प्लस क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान, तो सोडियम का होता है 23.0, क्लोरीन का 35.5, तो यह गया 58.5। अब हमारी लास्ट अंतिम डेफिनेशन, मोल संकल्पना। मोल कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले मोल क्या है? कोई भी सूक्ष्म कण जैसे अणु, परमाणु और आयन है, इनकी हमको यदि संख्या को प्रदर्शित करना है तो मोल का प्रयोग किया जाता है। 1 मोल इक्वल टू 6.022 गुणे 10⁻23। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 1 मोल का मान होता है, और यह इसे ही अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो मोल संकल्पना क्या है? किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने की कार्बन 12 के समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। कोई भी पदार्थ है उसमें जो 1 मोल है, 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होंगे जितने की कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित होते हैं। ये मोल की डिफिनीशन है। मोलर द्रव्यमान क्या है? किसी भी पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। जैसे मोल 1 मोल क्या है? जैसे H2O, ये पूरा 1 भाग है, इसे 1 मोल बोलेंगे। जैसे CH4, ये पूरा 1 भाग है, इसे 1 मोल बोलेंगे। परंतु अगर दे दिया 2CH4 तो ये 2 मोल कहलाएगा। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। अब हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे 16 ग्राम CH4 के दहन से प्राप्त जल की मात्रा ग्राम में ज्ञात कीजिए। CH4 मीन्स होता है मीथेन। किसी भी पदार्थ का दहन हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दहन मीन्स जलना, तो ये
जो समीकरण हम अपने से बनाएंगे। तो CH4 + O2 = कोई भी पदार्थ जब हाइड्रोकार्बन है ये जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल देगा। अब इसे बैलेंस कर लेंगे तो CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2। 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये मीथेन कितना दिया हुआ है 16 ग्राम और है ये कितना 1 मोल। तो 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितने मोल जल प्राप्त होता है 2 मोल। ये 2 H2O दिए हुए हैं। तो 1 मोल जल में लगभग कितने ग्राम होते हैं जल में, अभी हम बताए हैं कि 18.02 पर लगभग 18 लिख सकते हैं। तो 2 मोल जल में जो हमारा 2 मोल जल है इससे अभी 1 मोल था तो 1 मोल में कितने होते हैं 18 ग्राम। तो 16 ग्राम मीथेन के दहन से कितने मोल जल प्राप्त होता है 2 मोल। तो 1 मोल में 18 ग्राम तो 2 मोल में 18 दूनी 36 ग्राम जल प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि मीथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। तो वही फॉर्मूला हम लिख लें CH4 + 2O2 = CO2 + H2। ये लिखा हुआ है कि मीथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी। जब हम देखते हैं कि CH4 का जो आणविक द्रव्यमान है वो 16 ग्राम, कार्बन का 12, 12, 4, 16 ग्राम और कार्बन का 12, 1, ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32 तो 12 और 32 हो जाएगा 44। तो हम देखते हैं कि कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त हो जाए। तो ये पूरा हमारा 1 मोल है तो 1 मोल से कितनी प्राप्त होती है 44 ग्राम। हमको 22 ग्राम आधी मतलब प्राप्त करनी है, आधी प्राप्त करनी है तो 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है 1 मोल CH4 से। तो 22 ग्राम CO2 तो कि 44 ग्राम 1 मोल से तो 1 ग्राम के लिए 1/44 और 22 ग्राम के लिए 1/44 × 22 तो 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगी 0.5 ग्राम CH4 के दहन से।